नमस्कार। कल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ ली। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो 2020 में हुई थी, उसके बाद उनकी तीसरी शपथ है। पहली उन्होंने 2020 में ली थी, फिर जब भाजपा से अलग हुए 2022 में तब उन्होंने शपथ लिया, और फिर अभी जब आरजेडी से अलग होकर फिर से बीजेपी के साथ आए हैं तो उन्होंने तीसरी बार शपथ लिया। तो इस विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार और कुल मिलाकर 9वीं बार उन्होंने शपथ लिया है मुख्यमंत्री का। जब से लिया है तब से बहुत तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। जो लोग पहले आरजेडी के साथ उनके साथ प्रो थे वो अब उनके एंटी हो गए हैं, जो उनके साथ उस टाइम एंटी थे वो अब प्रो हो गए हैं। हालांकि एक चीज़ है कि जो प्रो वाली कम्युनिटी है, यानी जो हमारे साथ के लोग हैं, जो जिनको आप भाजपा समर्थक और राइट विंगर कह सकते हैं, उन लोगों का रिएक्शन नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं एक तरह से मखौल उड़ाने वाला ज़्यादा है। लेकिन जो लोग आरजेडी के साथ उनके बहुत बड़े समर्थक थे और उस टाइम पे वो पलटू चाचा नहीं थे और बहुत बड़े विचारक और भाजपा के खिलाफ उठ खड़े हुए और इस तरह के जो थे, वो अब उनकी बुराई तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुराई करने में वो थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं और ज़्यादा बुराई बीजेपी की उसमें भी किसी न किसी तरह निकाल के ले आ रहे हैं। तो दो ऐसे एक्सट्रीम्स की मैं बात करूँगा और उन्होंने जो अपने विचार डाले हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा। पहले हमारे जो दुग्गल साहब हैं, जिन्होंने एनडीटीवी की नौकरी छोड़ के आजकल वो यूट्यूबर बने हुए हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें, उनका पूरा वीडियो जो था वो कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी के प्रचारक के रूप में था। हालांकि उनका बायसनेस सब लोगों को क्लियर है कि वो बीजेपी के खिलाफ बायसनेस रखते हैं और बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। उन्होंने तेजस्वी का जो प्रचार करने में कोई कसर न छोड़ी, न उनका परिवारवाद उनके लिए दोषी कोई मैटर करता है, न उनके परिवार का करप्शन जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी प्रूव्ड एक गिल्टी प्रूव हो चुके हैं वो मैटर करता है, न उनके लिए जो 90s के हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बिहार को देखा है और उस दौर के जंगल राज का उन्होंने जिक्र किया, और न वो महत्वपूर्ण है और न ही ये भी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी जी की शिक्षा क्या है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा के लिए वो लगातार कभी कभी बोलते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी के बारे में जब आपको याद होगा एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी बनी थी तब उन्होंने बहुत बार बोला था, लेकिन अभी तेजस्वी जी के बारे में वो चुप है। ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता। उन्होंने दूसरा हमेशा अपने पूरे इस वक्त उन्होंने जो इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं, जो यूट्यूब पे डाला है, उसमें उन्होंने लगातार बीजेपी को कोसा, नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा, लेकिन उम्मीद अभी भी उनको नीतीश कुमार जी से ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने कहा कि नीतीश तो अपने चेयर पे बने हुए हैं, लेकिन उनके साथ के लोग पलट गए। अभी उनके साथ पहले आरजेडी थी, बीजेपी वाले हमेशा कह रहे थे दरवाज़ा बंद है, वो तो नीतीश जी ने भी कहा था। वो तो 2017 में जब आरजेडी को छोड़ के गए थे तब भी आरजेडी के लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, वो सब मैटर नहीं था उनके लिए। उनको बीजेपी को कोसना था तो उन्होंने बीजेपी को कोसते रहे वो। और उन्होंने नीतीश को भी एक तरह से थोड़ा फ्री हैंड दिया, इसलिए दिया क्योंकि उनको उम्मीद फिर वही नीतीश जी से ही है कि आगे वो नीतीश जी आएंगे उनके लिए। और उन्होंने बीजेपी को कोसना जारी रखा। श्री राम आए हैं और पलटू राम आए हैं। अब श्री राम को भी शायद उन्होंने घसीटने की कोशिश की, हालांकि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। पुरानी बातें और पुराने वीडियोज़ उन्होंने दिखाए। अब पुरानी बातें और पुराने वीडियोज़ अगर आप खुद देखिए, दुग्गल साहब के बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं। उन्होंने 2018 में कहा कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे अयोध्या के बारे में, प्रधानमंत्री कब जाएंगे अयोध्या में, राम मंदिर पे प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। और अभी जब वो बोल रहे हैं, अभी जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी उन्होंने सवाल किया कि गोदी मीडिया ये दिखाएगा। उनको कुछ प्रलाप करते रहते हैं वो, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो उनमें उम्मीद देखता है। उस उम्मीद के लिए वो जो अपने तर्क देते हैं, कम से कम उन तर्कों को भी काटना और उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी ना भी हो, हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि कम से कम वो जो कह रहे हैं उन बातों का तार्किक रूप से जवाब देना ज़रूरी है। अगर लोग जवाब ना दें तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ लोग उसको हमेशा गलत ही मानेंगे। हालांकि नीतीश जी, मैंने अपने पहले भी बार भी कहा था कि नीतीश जी आ रहे हैं या नीतीश जी बीजेपी के साथ आते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्ता में बने रहना बहुत बड़ी बात है। सत्ता में नहीं रह के आप सिद्धांतों को पकड़ के बहुत बड़ी राजनीति नहीं कर सकते हैं। और जो मैं आपको कह रहा था कि पुरानी बातें और पुराने वीडियो वो दिखा रहे थे,
तो पुरानी बातें और पुराने वीडियो तो उनके खुद के भी हैं और हमेशा वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हुए दिखते हैं, तो उसमें तो वो खुद ही फूफा दिखते हैं। एक बात बार बार वो उन्होंने कहा, और ये आज आरजेडी ने अपने प्रचार के लिए अखबारों में भी छपवाया है कि नौकरियां दी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो शिक्षा विभाग में नौकरियां निकली हैं या जो अन्य विभागों में 17 महीने में कोई पूरा का पूरा प्लान बन के और उसका अप्रूवल होके और उसके बाद उसकी बहाली नहीं होती है। जो नौकरियां निकली हैं, अभी आरजेडी के मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, उसके पहले विजय चौधरी जी थे यहाँ पर शिक्षा विभाग के मंत्री, और उन्हीं के समय पर ये काम शुरू हो गया था, नई नौकरियां और नए टीचर की बहाली का। क्रेडिट उसके लिए ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो काम नीतीश जी के साथ हुआ है उसका क्रेडिट वो ही ले रहे हैं कि मैंने ही किया है। लेकिन जो उनके पहले के 20 साल, उनके 15 साल के, उनके 10 साल के, उनके पिता के और आदरणीय लालू जी के जो 8-9 साल का कार्यकाल रहा, और उसके बाद आदरणीय राबड़ी देवी जी का जो 8-9 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए वो जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो नौकरियों की बात वो कह रहे हैं, चाहे आरजेडी वाले कह रहे हैं, चाहे दुग्गल साहब अपने कह रहे हैं, वो नौकरियां दरअसल शुरू हो गई थी जब पुरानी भाजपा और जेडीयू की सरकार थी, तभी शिक्षा विभाग उस टाइम जेडीयू के पास था और उसी समय ये प्रोसेस शुरू हो गया था। और अगर आप इसकी बात करोगे तो 4 से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं जब से 2005 में नीतीश जी आए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरह पुल जो गिरा था मुंगेर में, उसकी जिम्मेदारी आदरणीय तेजस्वी जी ने डाल दी थी बीजेपी पे, कि बीजेपी की सरकार थी तब वो बना था, वो पुल सैंक्शन हुआ था। तो उसी तरह ये शिक्षा विभाग का जो बहाली होना था ये तो तय हो गया था। उसी तरह दुग्गल साहब ने जाति, और यही बात है, सब लोग बात करते हैं कि बिहार बहुत वो है, श्रापित है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसी तरह की पॉलिटिकल शिफ्टिंग होते रहती है, लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो जाति व्यवस्था है और जाति वाला जो यहाँ कार्ड है। और आपको अगर याद ना हो तो आप जाके चेक करें, जो जातिगत सर्वे बिहार में हुआ है वो जातिगत सर्वे का एक्सेप्टेंस हो गया था पुरानी जब भाजपा और जेडीयू की सरकार थी तभी। उस समय पे जाति सर्वे अभी नहीं हुआ है, और जाति सर्वे जो हुआ, जाति सर्वे का जो पूरा डिस्क्लोज़ हुआ, पूरी सर्वे जो पब्लिक डोमेन में आई, वो भी नीतीश जी ने किया है। आप इसको, मैं जाति सर्वे को सही नहीं मानता, मैं जाति सर्वे और उस पर नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, और उसके ऊपर आप एक लंबी बहस कर सकते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकली इसकी बात हो रही है तो ये तो नीतीश जी ने किया था, ये तो पिछली सरकार में ही उन्होंने तय किया था, इस बार भी उन्होंने जाति सर्वे करवाया और बहुत तेज़ी से करवाया और उसको जारी किया। इसमें क्रेडिट अगर तेजस्वी जी ले रहे हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। बार बार बात आ रही थी कि नौकरी के फंडिंग की, अभी कल वो उन्होंने अपने बयान में भी तेजस्वी जी ने कहा कि नौकरी करेगा पैसा कहाँ से लाओगे। ये सही बात है, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप हिमाचल में देख लीजिए, कांग्रेस ने जो वादे किए, नौकरी दे देना और नौकरी का सिर्फ नाम लेकर नौकरी दे देना और नौकरी को इतना बड़ा बनाना। बिहार में जो नौकरी है और जो शिक्षा विभाग में नौकरियां मिली हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में आप अलग से बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो नौकरियां दी हैं उन नौकरियों के लिए फंड, फिनांस अभी भी एक सवाल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं है। आज आपने नौकरियां दी, आपने लोगों को रिक्रूट किया, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए फंडिंग, उसके लिए जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, वो आज भी क्वेश्चन है। उसके बाद जो जाति वाला एंगल भी दुग्गल साहब ने बताया, और जाति वाला एंगल तो चलेगा ही, बिहार में पॉलिटिक्स करनी है, और वो भी देखिए पत्रकार बन के भी वो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। और वो जो जाति बार बार कही जा रही है, वो जातिगत जो बात है उसमें तो सब लोग एक साथ थे, और जाति का जो सर्वे होनी थी, जो जाति वाली, उस सर्वे को तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और वो पिछली सरकार में ही हुआ था। एक बात उन्होंने अच्छी कही, मैं इसके समर्थन में हूँ, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी नौकरी मिली वो लोग भी शायद तेजस्वी को वोट नहीं देंगे, और ये सही बात है। और ये वही पीढ़ी है, उन्हीं लोगों को नौकरी मिली जिन्होंने वो जंगल राज देखा है 2005 के पहले वाला, और वो नहीं देंगे। तो इसलिए ये नौकरी देना कोई एहसान, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकारों का काम है, तो बेसिकली ये सरकारों का काम है। अगर सरकार को अपना शिक्षा विभाग चलाना है तो उसके लिए उसका काम है, तो फिर ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात नहीं है। और अगर आप उसको क्रेडिट मान रहे हैं तो फिर वो पिछली सरकार को, भाजपा के साथ वाली सरकार को दीजिए, क्योंकि उसी समय पर ये पूरा प्रोसेस शुरू हो गया था। हालांकि दुग्गल साहब का ये सब कुछ दर्द है, दर्द उनका पर्सनल है, दर्द उनका ये भी है कि
उनको बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का जो चीज़ है। अब जब आपके समर्थन, आपके विचारधारा के लोग जब पावर में नहीं रहते हैं तो आपको एक दुख होता है, और वही अगर आपके विचारधारा के लोग पावर में रहें तो आपको एक खुशी होती है। उसी खुशी के लिए हम लोग उनके समर्थक हैं मोदी के, और कुछ लोग उनके विरोधी है। ये उनका दर्द है और वो दर्द ही बयान कर रहे थे। नीतीश पर मोदी के बयान दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश के बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा जो नीतीश जी ने बयान दिया था। आज उन्होंने नीतीश जी के ऊपर जो मोदी जी ने उनके विधानसभा में दिए हुए बयान पे कहा, वो भी वो दिखा रहे थे। लेकिन नीतीश जी के उस बयान पे अगर उन्होंने कुछ कहा हो तो उनको बताना चाहिए कि हाँ, उस बयान को उन्होंने अच्छा कहा था या बुरा कहा था, उसकी तो वो बात नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं। वो हालांकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर दुग्गल साहब बहुत ज़्यादा नीतीश जी की और बीजेपी की और पलटने की और इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पत्रकारिता के नीतीश कुमार हो गए हैं, वो भी महत्वहीन हो गए। लेकिन एक बात कहने के लिए चूँकि वो भी अपनी बात कह रहे हैं तो लोगों को उनकी बात को एक काटने की भी ज़रूरत है। कम से कम उसको, ये जो गलतफहमी, ये जो मार्केट में प्रचार तंत्र चल रहा है, तो उस प्रचार तंत्र को तोड़ना भी एक चीज़ है कि हमने नौकरी दी। वो नौकरी तो उन्होंने नहीं दी, सरकार तो नीतीश जी की थी। उसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट है जो हमारे राइट विंगर हैं। राइट विंगर लोग जो बातें कह रहे हैं, वो लोग भी, यही एक फ़र्क है हमारे और उनमें। हम लोग कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको शुचिता, नैतिकता, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके आज के डेट में राजनीति आप नहीं कर सकते। तो तेजस्वी की नौकरी वाला प्रचार इधर से भी हो रहा है, और ये धूर्तता है, स्पष्टता नहीं है, स्पष्ट धूर्तता है। ये नौकरी उन्होंने नहीं दी है। ये नौकरी जो हुआ है वो पिछली सरकार का ही डिसीजन था, और आज भी तेजस्वी जी और उनका पूरा परिवार और आदरणीय लालू जी नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में फंसे हुए हैं। कल को क्या पता 5 साल बाद फिर इसमें भी कोई, आज जो नौकरियां हुई हैं इसमें भी कुछ बातें निकल के आए। और उसके बाद इसके लिए अगर आप नीतीश कुमार जी को आप कोस सकते हैं कि वो इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार जी को कोसने के लिए आरजेडी कभी सही नहीं हो सकती, कभी भी सही नहीं हो सकती। उनका वो सिस्टम ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है जिसमें आप कह सकें कि उनकी विचारधारा, उनका सिस्टम सही है। और आप जब प्रचार की बात कर रहे हैं, आज आप तेजस्वी के लिए आज आरजेडी ने अखबारों में दिया है एडवर्टाइजमेंट, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नौकरी, अगर आप इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस प्रचार तंत्र के हिस्सा बन रहे हैं। और जब आप केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि वो प्रचार करते हैं ज़्यादा, काम करते हैं कम, तो ये तो आपके ऊपर भी लागू होगा। आखिर अगर आप 4 लाख नौकरियों का दावा भी करते हैं तो 13 करोड़ की जनसंख्या में 4 लाख नौकरी, आप खुद देख लो किसके हिस्से क्या आई है। और उन नौकरियों में जो लोग आए हैं उसमें से कितने सारे लोग पहले से नौकरी में थे, कितने सारे उसी जॉब पर पहले से थे। आप इसका भी डेटा निकालो। ये तो प्रचार तंत्र है पूरी के पूरे। और जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि नीतीश को आप गलत बता सकते हैं, नीतीश को गलत बताना, मैं भी नीतीश जी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। वो अभी आए हैं, वो फिर चले जाएंगे, मुझे पक्का पता है, वो पक्का पलटेंगे। लेकिन उसके लिए आज बीजेपी को कोसना ये गलत है, क्योंकि आप सत्ता में रह के, राजनीति सत्ता के लिए होती है और सत्ता में रह के ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने विचारधारा की सेवा कर सकते हैं। अभी एक ये भी पॉइंट आ रहा है कि नीतीश जी के बदले हम लोग, इनको चाहिए कि चिराग पासवान को आगे करें, और चिराग पासवान ने जो बातें कही कि नीतिगत तौर पे मेरा विरोध अगर आगे भी ज़रूरत हुई तो नीतीश जी से रहेगा। चिराग पासवान भी उसी परिवारवाद की उपज है जिस परिवारवाद की उपज तेजस्वी जी हैं। आप परिवारवाद को राजनीति में नहीं समर्थन कर सकते, किसी एक के लिए समर्थन, किसी एक के लिए विरोध नहीं कर सकते। दूसरी बात, पहले जब नीतीश कुमार जी समता पार्टी थी और नीतीश कुमार जी पावर नहीं थे, तब नीतीश जी को बढ़ाया, आज चिराग को बढ़ाएं, कल फिर चिराग जी भी वैसे ही हो जाएं। उससे बेहतर है कि बीजेपी खुद को स्ट्रॉन्ग करे, खुद को लड़े और खुद से ही आगे बढ़े। इसीलिए ये कोई भी परिवारवाद, किसी भी तरह का परिवारवाद और कोई भी परिवारवादी पार्टी, तेजस्वी जी में जो पीके भी बार बार सवाल उठाते हैं, क्या क्वालिटी है, किस आधार पर वो नेता, हमारे नेता, मेरे नेता बनने का आधार क्या है उनका, क्या किया है उन्होंने? वो अपने पिता के पुत्र हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है।
इसलिए उनका क्या डिसीजन है, वो तो डिसीजन पहले से किया हुआ था कि शिक्षा विभाग में इतने टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना है। पहले शायद 1 लाख या 1.25 लाख था, उसको बढ़ा के और बढ़ाया गया। तो इसलिए चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग, परिवारवाद का समर्थन कोई नहीं कर सकता है। अभी ये पहले चिराग जी को बढ़ाएं, और नीतीश जी ने जो किया है उससे दिल नहीं भरा है जो बीजेपी चिराग को बढ़ाए। और ये सारा का सारा आज चिराग जो कह रहे हैं, आखिर चिराग तो बीजेपी के साथ हैं। और चिराग 2020 में जो नीतीश जी की पार्टी का जो हाल हुआ, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार चिराग पासवान हैं। उन्होंने हर उनके कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट उतारा, वोट कटे और वो हारे। आज अगर जेडीयू और एलजेपी और बीजेपी साथ में लड़े तो शायद आरजेडी को उतनी सीटें भी नहीं मिलती। इसलिए ये ग्रांड प्लान है कि नीतीश जी को अब किसी तरह से बाइज्जत रिटायर करना है। उसके बाद बीजेपी और आरजेडी 2 पार्टियां रहेंगी, 2 खेमे रहेंगे और उनमें चुनाव होगा। वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए चिराग या किसी को आगे करने का मुझे कोई तुक नहीं दिखता। और बिहार में जो आज स्थिति है, इस पर हम लोग एक दिन फिर बात करेंगे, लेकिन ये स्थिति मोटा मोटी तौर पे यहाँ के लोगों के एटीट्यूड की वजह से। देखिए, राजनीति वही दिखाती है आपको, राजनीति में वही होता है जो समाज चाहता है। समाज जब तक चाहता था, हिंदुत्व जब तक एजेंडा नहीं था, हिंदुओं की सोच, हिंदुओं की इच्छा जब तक, लोगों की इच्छा जब तक एजेंडा नहीं थी, तब तक सरकारें चल रही थी तोड़ मड़ोड़ के। 2014 उस एजेंडे को लेके आया, समाज जो सोच रहा था उसको एक प्लेटफॉर्म दिया और उसका नतीजा 2014 था। वही अगर बिहार जिस दिन चेंज होगा उस दिन उसका नतीजा, लोग कह रहे हैं यूपी में हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं। यूपी में तात्कालिक कारण था, यूपी में बीजेपी ने 2014 किया और उसके बाद वो जो दंगे थे 2013 के, उन दंगों ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 2014 और 2017 के पैदा होने में। जब तक लोगों ने वहाँ नहीं समझा तब तक वो भी बीएसपी और एसपी और उसके बाद टूट फूट और मतलब त्रिशंकु विधानसभाएं ला रहे थे। जब लोगों को समझ में आया तब उन्होंने 17 और 22 दिया। बिहार के लोगों का एटीट्यूड चेंज करना होगा, बिहार के लोगों को समझना होगा। जो पी के बार बार बात करते हैं प्रशांत किशोर, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक बिहार में भी बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। और आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 2015 का चुनाव देख सकते हैं। बीजेपी ने तो अकेले लड़ी थी बीजेपी, लेकिन बिहार ने वही आरजेडी को सीटें दी, वही जेडीयू को सीटें दी। चूँकि बिहार के लोग ही नहीं चेंज होना चाहते हैं तो आप सिर्फ राजनेताओं को गाली देकर नहीं कर सकते। आज बीजेपी अगर नहीं जाती नीतीश कुमार जी के साथ और आरजेडी के साथ ही वो रहते तो क्या हो जाता। आज बहुत सारे एजेंडे आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, जब पीडीपी के साथ भाजपा गई थी तो बहुत लोगों ने बहुत बातें कही थी। आज नतीजा उसी का है कि 370 जम्मू कश्मीर से खत्म है। समय का इंतज़ार करना होगा, मौका अपना देखना होगा, समाज को जागृत होना होगा, उसके पहले ये सब नहीं हो सकता है। 2015 का चुनाव ये समझा चुका है कि बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसी के ढर्रे पे चल के आप अपनी विचारधारा चला सकते हैं। आप आमूलचूल परिवर्तन करने की सोचेंगे 2015 की तरह बहुत बुरी तरह मुंह की खाएंगे, क्योंकि बिहार के लोगों की सोच वैसी है। उसी सोच के साथ आपको पॉलिटिक्स करनी होगी। और आज के डेट में बिहार ऐसा है कि आप बिहार में बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में आप लोगों को जब बताओ, ये सच दिखाओ, तो लोगों को यही दिखता है कि नौकरी तो दिया। बिहार में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होता, बिहार में भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। तो जब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं बदलेगा, आप सिंपल सा आप बात करो ना कि आदरणीय लालू जी के सरकार के समय क्या होता था, लोग आपको बोलने लगेंगे तुरंत। वो जातिवाद आ जाएगा कि आपको बोलने नहीं दिया जाता था, उन्होंने आवाज़ दिया, दिस दैट ये वो। इसलिए बिहार में जो पॉलिटिक्स करनी है वो बिहार के लिहाज से करनी होगी, वरना आप 2015 की तरह हमेशा हाशिए पे रहोगे। अगर आपको अपनी विचारधारा आगे लानी है तो पहले आपको सत्ता में रहना होगा, और सत्ता में रह के ही आप अपनी विचारधारा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आदरणीय नीतीश जी के एक बार बाइज्जत रिटायर होने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और जो दुग्गल साहब हैं या जो हमारे राइट विंग के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, उन लोगों के जो विचार हैं, लेट द टाइम डिसाइड। टाइम इज़ द वाइजेस्ट टीचर। तब तक के लिए नमस्कार।